हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बड़े दिनों बाद मैं क्लासेस लेकर आ रही हूँ। अब से क्लासेस कंटिन्यू आएगी। न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिया है मैंने कौन से एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है ये। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, एएफसीएटी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, अदर्स, मतलब ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आशा करती हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। पहले मैं जियोग्राफी ख़त्म करूँगी, उसके बाद हर सब्जेक्ट पे ही ऐसे ही क्लासेस लेकर आऊँगी। हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करूँगी टॉपिक वाइज। जैसे कि जियोग्राफी के अंदर, फिजिकल जियोग्राफी के अंदर जो टॉपिक है यूनिवर्स, सन, प्लैनेट्स, अर्थ, पहले हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3-4 क्लासेस में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगी। ऐसे ही करके हम फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी। तो हमारा पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम हिस्ट्री करेंगे, साइंस करेंगे, सब कुछ ही करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बेसिकली पीवाईक्यूज और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ही है सबके सब। तो अगर आप ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स रेडी कर लेंगे तो आपका टॉपिक पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। ये क्लासेस आपके रिवीजन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स नज़दीक है तो ऐसे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में आप सही से मार्क कर पाएंगे। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो पहला सवाल देखिए, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, टेम्परेचर, लुमिनोसिटी। तो स्टार्स का जो कलर है वो किस बात की इंडिकेशन है? इसमें से सही जवाब क्या है बताइए। सो द राइट आंसर इज टेम्परेचर। तो स्टार्स के जो कलर है वो उसका टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। तो कौन सा कलर कौन सा टेम्परेचर को इंडिकेट करता है ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो जितना हॉटेस्ट स्टार है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट से लेकर कूलेस्ट की तरफ हम जाएंगे तो हॉटेस्ट जो होगा वो ब्लू कलर का होगा। ये बचपन में मुझे कंफ्यूज हो जाती थी, मैं ये पढ़ते हुए मुझे लगता था जो हॉट होगा वो रेड होगा, लेकिन नहीं, जो स्टार ज़्यादा हॉटेस्ट है वो ब्लू है और जो कोल्डेस्ट स्टार है वो रेड है। ये चीज़ आप कंफ्यूज नहीं होना। तो हॉटेस्ट से हम अगर कोल्डेस्ट की तरफ जाएंगे तो कैसे कैसे कलर्स आएंगे देखिए। सबसे ज़्यादा हॉट है ब्लू, उसके बाद उससे थोड़ा कम हॉट है ब्लू वाइट, उससे कम येलो, उसके बाद है ऑरेंज और कोल्डेस्ट है रेड। ठीक है, ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आप ये याद रखेंगे, जो हॉटेस्ट स्टार्स होते हैं वो होते हैं ब्लू और जो कोल्डेस्ट स्टार्स होते हैं वो होते हैं रेड। अब देखिए सेकंड सवाल, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आप बोलेंगे मैम इतनी आसान सवाल क्यों पूछ लिया आपने। मैं चाहती हूँ इस सवाल के थ्रू मैं आपको स्टार्स, प्लैनेट्स के सीक्वेंस याद करवा दूँ। यहाँ पर सबको नहीं भी पता हो सकता है, इसीलिए नियरेस्ट कौन सा ये सबको पता होता है, लेकिन पूरा का पूरा जो 8 प्लैनेट्स है उनके सीक्वेंस भी याद रखना ज़रूरी है। तो नियरेस्ट है मर्क्यूरी। तो देखिए, Mercury is the smallest and closest to the Sun of the 8 planets in the solar system with an orbital period of about 88 Earth days. Orbital period मतलब सन के चारों तरफ एक बार घूमकर आने में इसको टाइम लगता है 88 Earth days। तो सबसे स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी, याद रखना ये। और इसी के साथ आप यहाँ पर सीक्वेंस याद रखेंगे। ये है सन, तो उसके बाद है मर्क्यूरी, उसके बाद यहाँ पर है वेनस, उसके बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स। ये हो गए इनर प्लैनेट्स 4, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये 4 है इनर प्लैनेट्स। अब आउटर प्लैनेट्स देखिए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ऐसे इनर और आउटर अलग से याद रखेंगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो इनर प्लैनेट्स है इनके डायमीटर्स आउटर प्लैनेट्स के डायमीटर्स से बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, अब देखिए, द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड
इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड। जब बहुत सारे स्टार्स एक किसी पर्टिकुलर पैटर्न में सजे होते हैं, जैसे सोचिए, जैसे कि ये वाला पैटर्न देखिए, इसको कनेक्ट करेंगे तो एक ऐसा टाइप का पैटर्न मिलेगा। ये हमने पढ़ा है, तो इसको क्या कहा जाता है? स्टार्स के डेफिनेट पैटर्न जो बनते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहा जाता है? तो द राइट आंसर इज कंस्टिलेशन। तो ये देखिए अलग अलग कंस्टिलेशन है। ये कौन सा कंस्टिलेशन को क्या कहा जाता है, ये आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिए कि द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड कंस्टिलेशन। अब आपका सवाल है, द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन से प्लैनेट्स के, कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है? बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, तो इसका सही जवाब है मार्स एंड जुपिटर। ये इमेज से आप याद रख लीजिए। ये देखिए इनर प्लैनेट्स, जहाँ पर ये याद रखना इजी ऐसे है, देखिए ये आप ऐसे याद रखेंगे, इनर प्लैनेट्स खत्म हो गए और आउटर प्लैनेट्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में ही है एस्ट्रॉयड बेल्ट। अगर आप इतना याद रख लेंगे तो आपको प्लैनेट्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना याद रखिए कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में है एस्ट्रॉयड बेल्ट। इनर प्लैनेट्स में लास्ट कौन है? मार्स। और आउटर प्लैनेट्स में स्टार्टिंग में कौन है? जुपिटर। तो इजीली मार्स और जुपिटर के बीच में ही है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, ऐसे चीज़ों को कंसेप्चुअली याद रखेंगे तो आप आंसर्स इजीली कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। मतलब लार्जेस्ट मून की बात हो रही है, तो लार्जेस्ट मून या फिर लार्जेस्ट सैटेलाइट सोलर सिस्टम में कौन सा है? गैनीमेड। जो गैनीमेड है ये सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। और किसका है ये सैटेलाइट? जुपिटर का है, मतलब जुपिटर का मून है गैनीमेड। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट है टाइटन, सैटर्न का है। उसके बाद है कैलिस्टो, जुपिटर का फिर से। उसके बाद लो, ये भी जुपिटर का मून है। इसके बाद है अर्थ का मून। उसके बाद यूरोपा, जुपिटर का मून। उसके बाद ट्राइटन। यहाँ पर टॉप 10 लार्जेस्ट मून मैंने सीक्वेंस में लिख दिया है, ऑर्डर में। देखिए गैनीमेड, टाइटन, कैलिस्टो, लो, अर्थ मून, यूरोपा, टाइटेनिया, रिया, ओबेरॉन, मिरांडा। आपको यहाँ से सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे याद रखिए कि गैनीमेड है फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे टाइटन है, याद रखिए। अर्थ का जो मून है ये 5th नंबर पे है, ये भी याद रखिए। आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कि कौन सा मून कौन से प्लैनेट का है। जैसे गैनीमेड जुपिटर का है, टाइटन सैटर्न का है। वैसे यूरोपा तो न्यूज़ में था, यूरोपा मिशन न्यूज़ में था, इसीलिए ये भी याद रखेंगे, यूरोपा जो है ये जुपिटर का मून है। अब देखिए, व्हिच प्लैनेट टेक्स द लार्जेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन। इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा प्लैनेट लेता है सन को प्रदक्षिण करने में। मतलब सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशन पीरियड है कौन से प्लैनेट का है। इसके लिए आपको सभी प्लैनेट्स के रिवोल्यूशन पीरियड पता होने चाहिए। हमारे पास टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। तो 8 प्लैनेट्स के कुछ डिटेल्स हमें हमेशा पता होनी चाहिए। उसके अंदर एक होता है रिवोल्यूशन पीरियड, और वैसे ही होता है रोटेशन पीरियड। रोटेशन मतलब अपने, अगर ये प्लैनेट है तो अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करने के लिए वो कितना टाइम लेता है, वो है रोटेशन पीरियड। वहीं पर अगर सन के चारों तरफ सन को ऑर्बिट करने का जो टाइम पीरियड है वो है रिवोल्यूशन पीरियड। ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा। और जो प्लैनेट्स है उनके डायमीटर याद ना भी हो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डायमीटर के अकॉर्डिंग, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये याद रखना पड़ेगा आपको। सबसे ज़्यादा छोटा कौन सा है, सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है। और क्या याद रखना है, सन से सन अगर यहाँ पर है तो उसके बाद उनका जो ऑर्डर है, तो कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से ऑर्डर में है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है। तो जितने भी प्लैनेट्स है, जैसे कि 8 प्लैनेट्स है, इनके ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सन से डिस्टेंस और अकॉर्डिंग टू
इनके डायमीटर्स। ये 2 ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। और रिवोल्यूशन पीरियड का जो ऑर्डर है, ऑर्डर याद नहीं भी रहेंगे तो सिर्फ इतना याद रखें सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, अर्थ से ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, ऐसे याद रखिए थोड़ा बहुत। सबके सब रिवोल्यूशन पीरियड याद नहीं रहेंगे, मुझे पता है इतना ज़्यादा डिजिट्स याद नहीं रहते। तो इसका सही जवाब है नेपच्यून। यहाँ पर आप अपना कॉमन सेंस भी यूज कर सकते थे कि सबसे पीछे कौन है, सबसे लास्ट में है नेपच्यून, 8th नंबर पे है नेपच्यून, तो सबसे पीछे है मतलब इसका जो ऑर्बिट है सबसे बड़ा है, तो इसको ही सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। इस हिसाब से अगर ये लॉजिक आप यूज़ करें तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं ऐसे सोचकर। अब हम देख लेते हैं कौन से प्लैनेट को कितना टाइम लग रहा है। स्टार्टिंग करेंगे मर्क्यूरी से, 88 डेज ऑलरेडी हमने देखा था। इसके बाद वेनस 225 डेज, अर्थ 365 डेज। देखिए जैसे जैसे ऑर्बिट्स बड़ा हो रहा है वैसे वैसे इनका टाइम पीरियड भी बढ़ रहा है ना। तो अर्थ के बाद कौन है, मार्स 687 डेज। इसके बाद जुपिटर 12 ईयर्स। इसके बाद सैटर्न 30 ईयर्स, यूरेनस 84 ईयर्स, नेपच्यून 165 ईयर्स। तो आप खुद ही देख सकते हैं जैसे जैसे फर्स्ट ऑर्बिट से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, जितना हम आगे बढ़ेंगे ऑर्बिट्स बड़ा होता जाएगा और रिवोल्यूशन पीरियड भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो अगर आपको इनके अरेंजमेंट याद रहे सीक्वेंस में तो इनका रिवोल्यूशन पीरियड भी इजीली आप याद कर सकते हैं, इनका सीक्वेंस। अब देखिए द प्लैनेट विच इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ का ट्विन सिस्टर किसे कहा जाता है, ये सबको पता है, बहुत इजी सवाल है। शुक्र को कहा जाता है, मतलब वेनस को। वेनस मतलब शुक्र। वेनस इज नोन एज द अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स सिमिलर साइज, केमिकल कंपोजिशन एंड डेंसिटी। तो इसी वजह से इसको कहा जा रहा है अर्थ ट्विन सिस्टर। ड्यू टू इट्स टॉक्सिक एटमोसफियर वेनस इज नॉट हैबिटेबल। अर्थ का ट्विन सिस्टर है फिर भी हैबिटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एटमोसफियर जो है वो टॉक्सिक है। अब देखिए 8th क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज। ये फैक्चुअल सवाल है, आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली अर्थ से मून का डिस्टेंस क्या है। देखिए 384,000 किलोमीटर, ये डिजिट आपको याद रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिख दिया है मून के बारे में, मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड 5th लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। मैंने पहले ही दिखाया आपको 5th लार्जेस्ट है। विच प्लैनेट वॉज नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ज्यूस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है जुपिटर। तो देखिए रोमन गॉड ऑफ लाइट एंड स्काई कौन थे, जुपिटर थे। ग्रीक गॉड ऑफ लाइट एंड थंडर कौन थे, ज्यूस थे। तो दोनों में सिमिलरिटीज है, इसीलिए ही ज्यूस के नाम से जुपिटर का नाम पड़ा है। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज। लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है सबको पता है, ऑब्वियसली जुपिटर है, ये अलग से क्या बोलने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम बस साइज का ऑर्डर देखेंगे। यहाँ पर लार्जेस्ट कौन सा है सबको पता है, जुपिटर है, और स्मॉलेस्ट है मर्क्यूरी, लेकिन हम ऑर्डर याद रखेंगे, डायमीटर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। डायमीटर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अर्थ का डायमीटर याद रखेंगे, बाकी सबका बस ऑर्डर देख लीजिए। मरकरी, उसके बाद मार्स, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ। ये हो गए इनर प्लैनेट्स का। इनर प्लैनेट्स ही सबसे कम है, इनके ही डायमीटर सबसे कम है, इसीलिए पहले 4 इनर प्लैनेट्स। लेकिन इनका जो सीक्वेंस है सन से डिस्टेंस के थ्रू, उसमें कैसा है सीक्वेंस, पहले मरकरी, उसके बाद है वेनस, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद है मार्स। सिर्फ मार्स जो है यहाँ पर आएगा पोजीशन में, और डायमीटर में मार्स कहाँ पर है, 2 नंबर पे है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे चीज़ों को कंपेयर करके। अच्छा, अर्थ के बाद है नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर। और सन से पोजीशन के थ्रू एक कैसे है, जुपिटर है पहले, उसके बाद है सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून। इसका ठीक उल्टा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ। अर्थ से स्मॉलर है, हमने देखा अभी। इनर प्लैनेट्स 4 है, उनमें से सबसे बड़ा इनर प्लैनेट है अर्थ। तो अर्थ को छोड़कर बाकी जो 3 है
वही है अर्थ से स्मॉलर। तो इनमें से कौन सा नाम, देखिए नेपच्यून है, ये आउटर प्लैनेट है, नहीं होगा। सैटर्न भी नहीं होगा, ये भी आउटर प्लैनेट है। यूरेनस भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वेनस होगा। हो गया, आंसर मिल गया हमें। अर्थ है यहाँ पर, अर्थ से ये तीनों ही स्मॉलर है, और ये इधर जो 4 है, इधर जुपिटर है, तो ये बिगर है। अब देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स और मून्स। यहाँ पर गलती हो सकती है, क्योंकि ये POIQ है, और POIQ में जो आंसर है वो है जुपिटर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जुपिटर के पास लार्जेस्ट मून है, और आपको पता है साइंटिस्ट डिस्कवर करते रहते हैं। तो एट प्रेजेंट डेटा सबसे ज़्यादा जो मून है, मतलब सैटेलाइट है, वो सैटर्न के पास है। कितना है देखिए, करेंटली 274 मून्स है सैटर्न के पास, इतना सारा। और वहीं पर जुपिटर के पास है 95 मून्स, बस 95। देखिए 200 क्रॉस कर लिया है सैटर्न ने, तो ऑब्वियसली सैटर्न है नंबर 1। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। अर्थ है ब्लू प्लैनेट, क्योंकि अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या है, अर्थ का जो सरफेस है ये अबंडेंट वाटर है, यहाँ पर बहुत सारा पानी है। इसीलिए जब हम मून से अर्थ का पिक्चर लेते हैं, या फिर स्काई से, मतलब स्पेस में से जो अर्थ का पिक्चर हमें मिलता है, वो ब्लू कलर का प्लैनेट मिलता है। अर्थ ब्लू कलर का दिखता है अर्थ। वैसे नेपच्यून भी ब्लू कलर का ही है। अब देखिए, द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज। तो अप्रॉक्सीमेट डायमीटर क्या है अर्थ का, ये भी फैक्चुअल है। देखिए, अगर आपको पता होगा तभी जवाब दे पाएंगे। 12,800 किलोमीटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट क्यों बोला, क्योंकि अर्थ का जो साइज है ये थोड़ा सा ऑरेंज की तरह है, ऑब्लेट स्फीयर है ये। तो जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो है 12,756 किलोमीटर, और जो पोलर डायमीटर है वो है 12,714 किलोमीटर। लगभग लगभग यहाँ पर लिखा है 12,800 अप्रोक्सीमेट। तो ये आपको दोनों ही याद रखना चाहिए। अब देखिए, अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। ये तो कभी नहीं हो सकता, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता ही नहीं होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, ईस्ट टू वेस्ट होगा या वेस्ट टू ईस्ट होगा। आपको पता है सन राइज होता है ईस्ट से वेस्ट तक, इसका मतलब ऑब्वियसली अर्थ जो रोटेट कर रहा है उसके ऑपोजिट में, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। कैसे? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। देख लीजिए, मैंने दिखाया था ऐसे। ठीक है, ये हो गया वेस्ट टू ईस्ट। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, वेस्ट टू ईस्ट, याद रखना है। वैसे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से सिर्फ 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बाकी सबके सब वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करते हैं। वो आगे जाकर हम देखेंगे। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। इसका मतलब सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि अर्थ का रोटेशन टाइम कितना है। 24 घंटा। आप बोल देंगे 24 घंटा, क्योंकि पूरा दिन जो होता है, एक डे जो होता है 24 घंटा होता है। लेकिन स्पेसिफिकली एकदम स्पेसिफिक आंसर क्या होगा वो आपको सही से देना पड़ेगा। यहाँ पर स्पेसिफिक आंसर ही मांगा गया है आपसे। देखिए, यहाँ पर लिखा है 23 घंटा 52 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, 24 घंटा 12 मिनट 6 सेकेंड। ये दोनों नहीं होगा। इन दोनों में से बताइए कौन सा सही आंसर है। सही आंसर है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। इसीलिए तो लीप ईयर का कंसेप्ट आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक दिन को 24 घंटा सोच लेते हैं, मान लेते हैं एक दिन को। अर्थ को तो टाइम लग रहा है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। हमने एक्स्ट्रा कुछ टाइम ऐड करके उसके साथ 24 घंटा सोच लिया। तो ऑब्वियसली 4 साल बाद जाकर एक दिन हमारा ऐड हो जाता है, और उसे हम लीप ईयर कहते हैं। फरवरी में ऐड होता है वो, 29 फरवरी। ये सब चीज़ें मोटा मोटा आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर आप इतना याद रखिए, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड टाइम लगता है अर्थ को टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अब देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ।
अर्थ से नियरेस्ट कौन सा है? सन ही होगा, इतना आसान है। सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रहे हैं तो सन होगा। लेकिन यहाँ पर अगर सन ऑप्शन नहीं होता, सन को छोड़कर अगर पूछा जाए कि सन को छोड़कर, यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक देना चाहूँगी कि सन के सिवा अर्थ का नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो आंसर होगा प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। याद रखेंगे, प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। ठीक है। Which one of the following planets is the brightest? ब्राइटेस्ट कौन सा प्लेनेट है? जुपिटर है लार्जेस्ट, मरकरी है स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट। वेनस जो है ये है ब्राइटेस्ट। ठीक है, वेनस। तो इसका सही जवाब होगा वेनस। वेनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। इट इज द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन स्काई आफ्टर द सन एंड द मून। तो सबसे ब्राइटेस्ट है सन, उसके बाद मून, उसके बाद वेनस। अब देखिए, द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज, तो अर्थ का हमने डायमीटर याद किया था, अभी देखा था ना, 12,800 किलोमीटर। तो मीन रेडियस क्या होगा? इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6,400 किलोमीटर। तो ये है सही जवाब। लेकिन फिर भी आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। आपको मैंने दिखाया था पोलर डायमीटर कितना है और इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है, वो अगर आप याद रखेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो पोलर रेडियस और इक्वेटोरियल रेडियस भी आपको मिल जाएगी। दोनों अलग अलग है। इक्वेटोरियल रेडियस जो है ये ज़्यादा है, 6,378, और पोलर रेडियस जो है ये है 6,357। अब देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट्स क्लॉकवाइज। देखिए, मैंने बोला था आपको कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर लिखा है कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं अपने एक्सिस पे, कौन सा है ऐसा प्लैनेट? तो अर्थ जो है ये क्या करता है? वेस्ट टू ईस्ट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये आंसर नहीं होगा। मार्स जो है ये भी वेस्ट टू ईस्ट करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मरकरी भी वेस्ट टू ईस्ट करता है, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा वेनस। तो सही जवाब है वेनस। तो देखिए, और इसका जो वेनस का जो मतलब जो क्लॉकवाइज रोटेशन है उसको कहा जाता है रेट्रोग्रेड। ठीक है, बैकवर्ड या फिर क्लॉकवाइज। एक्चुअली सभी के सभी जो प्लैनेट्स है, बैकवर्ड क्यों कहा जा रहा है? फॉरवर्ड भी तो हो सकता था ये, लेकिन बैकवर्ड इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जितने प्लैनेट्स हैं उनमें से 6 प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं, तो फिर ये हो गया फॉरवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज, या फिर वेस्ट टू ईस्ट। जो इसके ऑपोजिट जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वो होगा रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड याद रखना। अब देखिए, द न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यूरेनियम। ऑक्सीजन यूरेनियम नहीं होगा, तो हीलियम हाइड्रोजन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली सन में जो एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है बर्निंग से, नहीं आती एनर्जी। सन एक्चुअली बर्निंग नहीं है। एक्चुअली सन इज नॉट बर्निंग, बट क्या हो रहा है? इट्स हीट एंड लाइट कम्स आउट फ्रॉम इट्स कोर वेयर द एलिमेंट हाइड्रोजन is continuously being converted into the element helium. This is known as nuclear fusion. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, सन जो है ये बर्निंग नहीं चल रहा, या फिर बर्निंग की वजह से एनर्जी या हीट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। एक्चुअली हो रहा है क्या कि सन का जो कोर है वहाँ पर जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन एलिमेंट है ये क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन है ये हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और उसी टाइम पे एनर्जी और हीट रिलीज कर रहा है। इसी केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। ये सेम चीज़ हाइड्रोजन बॉम्ब में देखा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब सेम मैकेनिक्स में बना है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर पूछा जाए एटम बम जो है वो क्या है? न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में कंफ्यूज नहीं होना, ये है फ्यूजन और वो है फिजन। वो कहाँ पर देखा जाता है? एटम बम में। एटम बम में वहाँ पर उल्टा होता है। और ये जो फ्यूजन है
ये हाइड्रोजन बॉम्ब और सन का जो कोर है वहाँ पर होता है। सन की एनर्जी के पीछे का राज क्या है? तो फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छे से याद रखेंगे ये टर्म, फ्यूजन से कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, लिथोस्फियर, कोरोना। इनमें से क्या होगा सही जवाब? देखिए, कोरोना इनमें से थोड़ा ऑड ऑप्शन है, तो यही सही आंसर है एक्चुअली। आपको लगेगा कोरोना क्यों है? कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना ही सही जवाब है। ये देखिए लास्ट यहाँ पर है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है सन का, ये है कोरोना। इसके अंदर के जो लेयर्स है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, क्रोमोस्फियर, उसके अंदर है फोटोस्फियर, ठीक है, ऐसे ऐसे लेयर्स है। लिथोस्फियर तो अर्थ में है, तो कोरोना जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है सन का, कोरोना वायरस नहीं। अब देखिए, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज नियरली, ये भी फैक्चुअल है। सरफेस टेम्परेचर सन का क्या हो सकता है? नियरली 6000 केल्विन। एक्चुअली ये 5778 केल्विन है, अप्रोक्सीमेट पूछा गया है तो 6000 केल्विन याद रखिए। अब देखिए, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म मिडनाइट सन। मिडनाइट सन है तो सन से रिलेटेड कुछ होगा, ट्वाइलाइट तो नहीं है, ये तो मून से रिलेटेड है। वेरी ब्राइट मून, ये भी मून से रिलेटेड हो गया। तो फिर इन दोनों में से देखिए कौन सा है सही जवाब? मिडनाइट सन मतलब राइजिंग सन है, या फिर सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर लॉन्ग टाइम, तो यही है सही जवाब, सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर लॉन्ग टाइम। देखिए, मिडनाइट सन ऑकर्स इन पोलर रीजियन इन समर मंथ्स वेयर सन रिमेन्स विजिबल एट लोकल मिडनाइट, वहाँ पर देखा जाता है लोकल मिडनाइट में। Which of the following planets is known as रेड प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट देखा था हमने, अर्थ को कहा जा रहा है। रेड प्लैनेट किसे कहा जाएगा? रेड प्लैनेट अर्थ नहीं होगा, जुपिटर भी नहीं, सही जवाब होगा मार्स। देखिए यहाँ पर फोटो भी देख लीजिए मार्स का, देखिए रेड प्लैनेट है मार्स। और मार्स जो है क्या है? फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से फोर्थ है पोजीशन के मामले में, लेकिन सेकंड है स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट। और इसका जो नाम है मार्स, कैसे पढ़ा? रोमन गॉड ऑफ वॉर, रोमन गॉड ऑफ वॉर है मार्स, वहां से ही नाम पड़ा है मार्स। जैसे ज्यूस से नाम पड़ा था जुपिटर, रोमन गॉड जुपिटर थे, तो ये ऐसे ही नाम पड़ा था रोमन गॉड जुपिटर। और वैसे ही रोमन गॉड ऑफ वॉर कौन थे? मार्स। तो मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। रेडिस, रेडिस क्यों है मार्स? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। रेडिस इसीलिए है क्योंकि आयरन ऑक्साइड प्रिवेलेंट बहुत है, मतलब मार्स के जो सरफेस में आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए रेडिश है। अब देखिए, द प्लैनेट whose period of rotation is longer than the period of revolution around the sun, ये एक बिल्कुल एक्सेप्शनल बात है, क्योंकि देखिए बेसिकली देखा जाएगा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके रोटेशन पीरियड, मतलब खुद के एक्सिस के चारों तरफ घूमना, रोटेशन पीरियड है। और सन के चारों तरफ घूमने को क्या कहा जाता है? रिवोल्यूशन पीरियड। तो बेसिकली क्या होता है? रोटेशन पीरियड रिवोल्यूशन पीरियड से कम होता है, रोटेशन पीरियड जो है ये कम होता है रिवोल्यूशन पीरियड से। लेकिन ऐसा एक प्लैनेट है जिसका रोटेशन पीरियड रिवोल्यूशन पीरियड से ज़्यादा है, वो कौन सा प्लैनेट है? बहुत ही एक्सेप्शनल सवाल है ये। तो वो है वेनस, जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वही है यहाँ पर। तो उसका हमने देखा था इससे पहले रिवोल्यूशन पीरियड कितना है। इसका रिवोल्यूशन पीरियड है 2 to 5 डेज, तो 2 to 5 डेज जो है रिवोल्यूशन पीरियड है। तो रोटेशन पीरियड कितना है? 243 डेज। तो देखिए, ये वेनस जो है अपने चारों तरफ अपने एक्सिस को रोटेट करने में टाइम लेता है 243 डेज, ज़्यादा टाइम ले रहा है। जहाँ पर वो अर्थ को ऑर्बिट करने में, मतलब अर्थ के चारों तरफ घूमने में टाइम ले रहा है 2 to 5 डेज, 225 डेज, कम टाइम लग रहा है। तो यही है सही जवाब वेनस का। ये चीज़ याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट भी है, एक्सेप्शनल है सबसे ज़्यादा, इसीलिए याद रखना। अब देखिए, लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार इज, ये आंसर देने के लिए आपको स्टार के लाइफ साइकिल पता होने चाहिए। यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं आंसर बताने के बाद ही आपको बताऊंगी क्यों। इसका सही जवाब है वाइट डॉर्फ, वाइट डॉर्फ। देखिए, जो
लाइफ साइकिल है वो समझते हैं पहले। क्या होता है, एक स्टेलर नेबुला होता है, उसके बाद स्टेलर नेबुला से 2 टाइप के स्टार्स बन सकते हैं। ये एक है एवरेज स्टार और एक है मैसिव स्टार। मैसिव स्टार मतलब बहुत बड़ा जो स्टार बनता है। एवरेज स्टार मतलब नॉर्मल जो स्टार्स होते हैं। तो एवरेज स्टार क्या बनता है फिर जाकर, रेड जाइंट। रेड जाइंट प्लैनेटरी नेबुला बनता है और एकदम लास्ट में जाकर व्हाइट डवार्फ बन जाता है, मतलब स्टार का डेथ हो जाता है फिर। ठीक है, व्हाइट डवार्फ ये स्टार का डेथ है, इसका मतलब लास्ट जाकर क्या बनता है वो, व्हाइट डवार्फ। इसीलिए यहाँ पर व्हाइट डवार्फ क्यों दिया गया है, क्योंकि ये एवरेज स्टार मानकर ही आपको आंसर करना पड़ेगा। लास्ट स्टेज इन अ लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। लेकिन अगर वो स्टार मैसिव स्टार हुआ तो रेड सुपर जायंट बनेगा, उसके बाद सुपरनोवा बनेगा, उसके बाद ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार बनेगा लास्ट में जाकर। तो यहाँ पर भी तो ऑप्शन में ब्लैक होल था, ब्लैक होल भी हो सकता था, लेकिन ब्लैक होल तब होता जब यहाँ पर क्वेश्चन में मैसिव स्टार लिखा होता। यहाँ पर स्टार लिख दिया है, हमें समझकर चलना पड़ेगा कि ये एवरेज स्टार मानकर ही पूछा जा रहा है, तो आंसर है व्हाइट डवार्फ। अब ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल याद रखेंगे। ठीक है, एवरेज स्टार पहले बनता है रेड जाइंट, वहीं पर मैसिव स्टार बनता है रेड सुपर जाइंट। उसके बाद ये बनता है प्लैनेटरी नेबुला, ये बनता है सुपरनोवा। सुपरनोवा 2 चीज़ बन सकता है, एक तो न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार क्या है, जिसमें से रेडिएशन निकलता रहता है हर वक्त। और एक क्या है, ब्लैक होल। ब्लैक होल आपको पता होगा, स्पेस में जो ब्लैक होल होते हैं जो सब चीज़ को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, ब्लैक होल। तो हमारा आंसर है व्हाइट डवार्फ। अब बहुत ही इजी सवाल है, टाइम टेकन बाय सन्स लाइट टू रीच अर्थ। तो सन से सनलाइट पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लेता है? तो इसका सही जवाब है एक्चुअली 8 मिनट 20 सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन में 8 मिनट 18 सेकेंड है, तो यही है सही जवाब। आप 8 मिनट याद रख लेंगे, बस स्पेसिफिक आंसर भी याद रखेंगे। और लगभग अगर कहीं पर ऐसे ऑप्शन दिया जैसे कि 9 मिनट 6 मिनट 8 मिनट होगा तो 8 मिनट आंसर हो जाएगा। अब पूछा गया है मूनलाइट को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? कुछ सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड? आप याद रखेंगे 1.3 सेकेंड। यहाँ पर दिया है 1.34 सेकेंड, सेम है। 1.3 याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो सन से लाइट आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है? 8 मिनट। और मून से सेकेंड 1.3 सेकेंड, मून से आ रहा है लाइट। अब देखिए, स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून इज नोन एज, ये अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे आंसर। नेबुला नहीं होगा आंसर, क्योंकि नेबुला कुछ और ही है जो स्पेस में पाया जाता है। तो इन दोनों में से आंसर हो सकता है, क्योंकि लूनर है इसके अंदर। लूनर जो वर्ड है ये मून से रिलेटेड है, तो लूनर देखकर आपको लग सकता है इन दोनों में से आंसर होगा। ऑब्वियसली इन दोनों में से आंसर है, और आंसर है सिस लूनर। देखिए, स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून इज नोन एज सिस लूनर, पर्टेनिंग टू द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द ऑर्बिट ऑफ द मून। ठीक है, अर्थ और मून के ऑर्बिट के बीच का जो स्पेस है उसे कहा जा रहा है सिस लूनर स्पेस। ये टर्म याद रखेंगे। अब देखिए, आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन व्हिच गैलेक्सी? बहुत इजी है, कौन से गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है? देखिए, प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार का नाम है, ये तो होगा ही नहीं। एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी है ऑब्वियसली। अल्फा सेंटोरी भी कोई स्टार होगा, पता नहीं क्या है। आपको पता होगा मिल्की वे है हमारा गैलेक्सी का नाम, मिल्की वे। ठीक है, आकाशगंगा, मिल्की वे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नोन एज पल्सर? ये भी एक फैक्चुअल सवाल है। पल्सर किसको कहा जा रहा है? न्यूट्रॉन स्टार को। इसको कैसे याद रखिए? देखिए, अ पल्सर इज अ न्यूट्रॉन स्टार दैट एमिट्स रेगुलर पल्सेस ऑफ रेडिएशन। तो इसमें से रेगुलर जो रेडिएशन का पल्स निकलता रहता है ना, ऐसे रेडिएशन निकलता रहता है, रेडिएशन का जो पल्सेस निकलता रहता है, इसीलिए पल्सर कहा जा रहा है। तो पल्सेस से पल्सर याद रह जाएगा, रेडिएशन का पल्सेस निकल रहा है तो पल्सर कहा जा रहा है न्यूट्रॉन स्टार को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। जो यूनिक सवाल है वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए, फॉसिल स्टार, ये कैसे करेंगे? देखिए, फॉसिल क्या होता है? मतलब कुछ जो मृत है, मतलब डेथ स्टार। सोचिए यहाँ पर कौन सा हो सकता है? ये दोनों टर्म तो छोड़ ही दीजिए। रेड जाइंट जो है ये तो बिल्कुल बीच का है। स्टार का जो लाइफ साइकिल था, वहाँ पर एवरेज जो स्टार है वो रेड जाइंट बन रहा था। लेकिन
व्हाइट ड्वार्फ जो है ये एकदम लास्ट में जाकर स्टार जब मर जाता है कहा जाता है, तो वो व्हाइट ड्वार्फ बन रहा है, तो फॉसिल स्टार व्हाइट ड्वार्फ को ही कहा जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ फॉसिल स्टार ऐसे याद रखेंगे ना, जब स्टार मरने के बाद फॉसिल बन गया मतलब व्हाइट ड्वार्फ हो जाता है, पीरियड मतलब मरने के बाद क्या बनता है, व्हाइट ड्वार्फ बनता है, तो व्हाइट ड्वार्फ ही है फॉसिल स्टार। अब देखिए द एनर्जी ऑफ द सन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये ऑलरेडी करवा दिया था। न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन है सही जवाब, याद रखना। वही चीज़ है, बस हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है। अब है लास्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स तो होंगे ही, कमेट्स भी है, एस्ट्रॉइड्स भी है, देखा था आपने एस्ट्रॉइड बेल्ट था, तो जो नहीं है वो है नेबुला। नेबुला एक अलग ही चीज़ है जो स्पेस में पाया जाता है। देखिए नेबुला is an interstellar cloud of dust in outer space. आउटर स्पेस में इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट, डस्ट का जो क्लाउड देखिए यहाँ पर एक क्लाउड जैसा बना है स्पेस में, वो है नेबुला। ये सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो बस यही तक थी आज की क्लास। अगर आपको ऐसे ही और क्लासेस चाहिए तो कमेंट्स में बताइए, ठीक है। ऐसे क्लासेस आते रहेंगे, आपका पूरा ज्योग्राफी रिवीजन हो जाएगी ऐसे क्लासेस के थ्रू। देखिए यहाँ पर बहुत सारे सवाल के जवाब आपको पता होगा, कुछ कुछ न्यू सवाल है, वहाँ से जो आपको न्यू लग रहा है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। वैसे पीडीएफ मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, ठीक है। अगर आपको पूरा का पूरा एक टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो भी बता दीजिए। अगर हर दिन का पीडीएफ हर दिन चाहिए तो बताइए, मैं रोज़ का रोज़ पीडीएफ प्रोवाइड करती रहूँगी। और अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।